बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद बवाल का दौर अब जारी है। विजय जुलूस के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत अब जानलेवा हो गई है। मंगलवार को कोलकाता के न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता को पीट कर मार डाला गया। हत्या का आरोप टीएमसी समर्थक पर लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया और हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोलकाता के राजार हाट न्यू टाउन सीट पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। कोलकाता में के हॉग मार्केट में भारी बवाल हुआ, जहां पर टीएमसी दफ्तर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। कोलकाता से सटे हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी कार्यालय में आगजनी की गई। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया। राजधानी कोलकाता में सियासी हिंसा हो रही है तो जलपाईगुड़ी, साउथ 24 परगना और आसनसोल में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प की खबरें लगातार आ रही हैं। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में बड़ा बवाल। बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर, टीएमसी ऑफिस पर चला बुलडोजर। कोलकाता में हिंसा भारी, बीजेपी टीएमसी में सियासी जंग जारी। चुनावी नतीजे के बाद भड़की सियासी हिंसा की आग में जल रहे बंगाल की एक एक तस्वीर बंगाल की सियासत के रक्त चरित्र को दर्शा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा का दौर जानलेवा हो गया है। कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन सीट में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई तो कोलकाता के हॉग मार्केट में भारी बवाल हुआ। यहां टीएमसी दफ्तर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। वहीं कोलकाता से सटे हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी कार्यालय में आगजनी की गई। कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन सीट से नवनिर्वाचित विधायक पीयूष कनोडिया से लिपट कर रोता बीजेपी वर्कर मधु मंडल का परिवार सियासी हिंसा के शिकार हुए अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहा है। बीजेपी वर्कर मधु मंडल न्यू टाउन इलाके के बालागुड़ इलाके में पार्टी की जीत के बाद विजय जुलूस में शामिल थे, जहां टीएमसी के गुंडों ने इन पर हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बीजेपी वर्कर की मौत की खबर मिलते ही इलाके में भारी तनाव फैल गया। बीजेपी समर्थक और मधु मंडल का परिवार आरोपी टीएमसी समर्थक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद टेक्नोसिटी थाने की पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस को हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अब भी तनाव है। बहुत दुखजनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है, हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे और सबने मेरे बात पे हाँ कहा है। इलाका शांत रहेगा और जिसने इस घटना को घटाया है वो जेल में रहेगा। न्यू टाउन में बीजेपी के वर्कर के मर्डर पर बवाल हुआ तो कोलकाता के धर्मतला में टीएमसी के ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये घटना कोलकाता के धर्मतला इलाके के हॉग मार्केट में हुई। टीएमसी ने बीजेपी पर पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिराने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। लोकल सोर्स बता रहे हैं कि टीएमसी का दफ्तर गैर कानूनी तरीके से जमीन कब्जा करके बनाया गया था। बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता में बुलडोजर चला तो टीएमसी ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया। टीएमसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चुनाव से पहले भय आउट भरोसा इन और चुनाव जीतते ही भरोसा आउट बुलडोजर इन कर दिया गया है।
इधर धर्मतल्ला में बुलडोजर गरजा तो हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। धू-धू कर जलते टीएमसी दफ्तर का ये वीडियो टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने शेयर किया है और बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया है। बंगाल में सियासी हिंसा राजधानी कोलकाता से जलपाईगुड़ी और आसनसोल तक देखने को मिल रही है। आसनसोल नॉर्थ में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई तो वेस्ट बर्धमान के जामुड़िया में टीएमसी कार्यालय पर हमला किया गया। इसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जलपाईगुड़ी में टीएमसी नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चल रहा है। जलपाईगुड़ी में नतीजों के बाद बीजेपी के बाइक जुलूस में जय श्री राम के नारे लगाए जाने को लेकर झड़प हुई जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए। साउथ 24 परगना में टीएमसी के ऑब्जर्वर जहांगीर खान की पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, आग लगा दी गई। वहां बंगाल के बीरभूम में भी सियासी हिंसा हुई। आसनसोल नॉर्थ में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। यहां कोर्ट मोड़ के पास टीएमसी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर इलाके में तनाव है। तो इधर वेस्ट बर्धमान के जामुड़िया में टीएमसी कार्यालय पर हमला किया गया है। यहां रूटीबाटी इलाके में टीएमसी कार्यालय पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। हालांकि पुलिस पहुंचते ही आगजनी कर रहे आरोपी फरार हो गए। आसनसोल से लेकर जामुड़िया तक की हिंसा को लेकर घटना को बीजेपी विधायक कृष्णदू मुखर्जी ने असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही हिंसा बताया है। অত্যুৎসাহী মানুষের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে বিভিন্ন জায়গায় যাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো যোগাযোগ নেই বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে এইরকম পার্টি অফিস ভাঙচুর পার্টি অফিস দখল এইসব জিনিস করছে। তারা আমাদের কেউ না এবং তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ জড়িত রয়েছে। তারা কোনোদিন তারা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে পার্টি করেনি, তারা কোনোদিন বিজেপি করেনি। আজ হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে আবির মেখে বিভিন্ন পার্টি অফিসে গিয়ে পার্টি অফিস দখল করছে। এই জিনিস আমরা মেনে নিচ্ছি না, এই জিনিসের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। आसनसोल में हुई हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बंगाल में सियासी हिंसा का दौर राजधानी कोलकाता से लेकर जलपाईगुड़ी तक जारी है। इस बीच जलपाईगुड़ी से टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चले जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में नतीजे के बाद हुई हिंसा में कई बीजेपी वर्कर घायल हुए हैं। मंगलवार को जलपाईगुड़ी के बारोपाटिया में बीजेपी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से बोदागंज के भ्रमरी देवी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान तृणमूल के एससी और ओबीसी सेल के चेयरमैन कृष्ण दास के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि इसके तुरंत बाद कृष्ण और उनके समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से किए गए हमले में कई बीजेपी वर्कर्स को चोट आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाने का भी आरोप है। घटना के बाद केंद्रीय बलों ने हालात को संभाला। জলপাইগুড়ি কনস্টিটুয়েন্সির যিনি তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন তিনি এবং তার লোকজনরা মিলে আমাদের কার্যকর্তাদের উপরে হামলা চালিয়েছে এবং খুব ভয়ঙ্করভাবে আহত দু একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি আছে। কারো কারো গাল পুরো ফেটে গেছে, বুকে খুপড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এবং 2 রাউন্ড গুলিও চালানো করা হয়েছে। মানে ইনফ্যাক্ট যদি বলি অ্যাটেম্প টু মার্ডার, এই রকম ভাবে এদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। অবিলম্বে ওই তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীকে অ্যারেস্ট করতে হবে। বিভিন্ন ক্লাব দখল, বিভিন্ন স্কুল দখল, বিভিন্ন অঞ্চল দখল, বিভিন্ন বাড়ি দখল, দোকান ভাঙচুর এবং কি আমার বাড়িতে সেই 11:15টার দিকে আমার বাড়িতে প্রায় 1 থেকে 1,500 লোক সেখানে ঢুকে সেখানে আমি প্রতিরোধ করি। আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আমার সংবিধান দেয়। हिंसा का दौर साउथ 24 परगना में भी देखा गया। वहां बजबज विधानसभा के टीएमसी के ऑब्जर्वर जहांगीर खान के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर को बुलाना पड़ा, तो इलाके में तनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्स और पुलिस तैनात कर दी गई है।
साउथ 24 परगना के महेश तला में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया गया है। इधर बीरभूम जिले के नानूर इलाके में अबीर शेख नाम के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने दावा किया है कि मृतक तृणमूल का सक्रिय कार्यकर्ता था। इस बीच चुनाव के बाद जारी हिंसा पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। शामिक ने कहा कि टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी के चीफ ने कहा कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शामिक ने साफ किया कि अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हिंसा करेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बहुत जगह तृणमूल की जो अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था, वो लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी ऑफिस दखल कर रहे हैं। कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा रिएक्शन है, आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश को हम लोग पनपने नहीं देंगे, हम बंद करेंगे। और उसका साथ साथ प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया हम लोग, जैसे किसी भी जगह हिंसा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री गेट हो, चाहे किसी ऑटो टोटो का स्टैंड हो, कड़े से कड़े कार्रवाई दीजिए। दे मस्ट टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देम। इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे उसको। नहीं, अगर ऐसा नहीं, ये जंगल का नीति तो हम लोग हमारा समाज में लागू नहीं करते। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी और सेंट्रल फोर्सेस को हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रुख अपनाने का निर्देश दिया है। आयोग ने राज्य में चुनाव के बाद होने वाली किसी भी तरह की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के निर्देश जारी किए। आयोग ने यह भी कहा कि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव के बाद की हिंसा के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को भी कहा है। आयोग की तरफ से कहा गया कि कितना ही बड़ा आदमी कोई क्यों ना हो, हिंसा में शामिल किसी भी शख्स के प्रति कोई नरमी न बरती जाए। आयोग ने राज्य प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी हाई अलर्ट रहने के लिए कहा है। उनसे कहा गया कि किसी भी हिंसा की खबर मिलने के बाद फौरन कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के नदिया से है, जहां चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कब्जे से अपनी पार्टी ऑफिस को छुड़वाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि चुनाव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कब्जे से अपने पार्टी ऑफिस को छुड़ा लिया है। वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि इस दफ्तर पर टीएमसी ने जबरन कब्जा किया और वो इसे छुड़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई दे रहा है। यह दफ्तर नदिया में करीमपुर का है। करीमपुर पश्चिम से बीजेपी के समरेंद्र नाथ घोष ने जीत हासिल की है। পার্টি অফিস যেটা দখল করে গেছিল সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি। আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। এতদিন যে পার্টি অফিস আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস, এইটাকে তৃণমূলেরা জোর জবরদস্তি দখল করেছে। নদীডাঙ্গা 1 নম্বর অঞ্চলের পার্টি অফিস আমাদের, এটা 2 নম্বর ব্লক করিমপুর 2 নম্বর ব্লকের পার্টি অফিস, সেটা আজকে বন্ধ করে দিয়েছে। আজকে আমার কর্মীরা আজকে নতুন করে এই পার্টি অফিস। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक मंदिर को कई सालों बाद खोला गया है। ये मंदिर बंद कर दिया गया था। इसे खोलने के लिए कोर्ट से भी आदेश आ चुका था, लेकिन तनाव का हवाला देकर प्रशासन इसे खोलने से इनकार करता रहा। लेकिन नतीजे आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसे खोला और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार का अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल में बदलाव कुछ ही घंटों में दिखने लगा है।
आसनसोल का ये दुर्गा मंदिर पिछले 15 सालों से बंद था। कोर्ट के आदेश के बाद भी इस मंदिर को नहीं खोला गया। इस मंदिर में नियमित पूजा आरती नहीं होती थी। हिंदुओं को साल में सिर्फ कुछ त्योहार के मौके पर ही इस मंदिर में जाने की इजाजत मिलती थी। मंदिर की जमीन पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया था। मंदिर के अगले हिस्से पर दुकानें लगनी शुरू हो गई थी। हिंदू मंदिर खोलने के लिए आंदोलन करते रहे, लेकिन प्रशासन ने मंदिर के ताले नहीं खोले। प्रशासन के मुताबिक सांप्रदायिक तनाव की वजह से मंदिर को बंद रखा जाता था। आसनसोल के इस दुर्गा मंदिर को खोलने का मुद्दा चुनावी भी बना। बीजेपी ने वादा किया कि बंगाल में जीत मिली तो पहले ही घंटे में मंदिर का ताला खोल दिया जाएगा। आसनसोल उत्तर से बीजेपी के नए विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी जैसे ही चुनाव जीते खुद मंदिर पहुंच गए और बंद ताले को खोल दिया। आज बहुत वर्षों के बाद हम जिस जगह पे आए हैं, यह है बस्तीन बाजार का वो मंदिर जहां पे कोर्ट के द्वारा परमिशन मिलने के बाद भी नहीं खोला गया था। बोला गया था कि यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। आज बीजेपी सरकार आने के बाद और ये मंदिर आज खुल चुका है। और ये मंदिर में भजन कीर्तन आज से चालू। जैसे ही दुर्गा मंदिर के गेट खोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मंदिर पहुंच गए। जमकर आतिशबाजी की गई। रात में ही पूजा अर्चना शुरू हो गई। दिल्ली का नेता लोग का हम बार बार बोलते थे, हम लोग पार्टी का तरफ से, देखिए यहाँ पर हिंदू का जब मंदिर है, यहाँ पर दुर्गा पूजा और काली पूजा छोड़ के कोई पूजा होने नहीं देता है। प्रशासन का क्या तकलीफ है? अगर मंदिर में अगर डेली पूजा नहीं होगा, धूप धुना नहीं जलाएगा, अगरबत्ती नहीं जलाएगा तो कैसे चलेगा? हिंदुस्तान में अगर ऐसा हिंदू का पूजा बंद कर देगा ये लोग, ये सरकार पूरी हिंदू विरोधी सरकार था। लेकिन आज जब हिंदू जाग गया है बंगाल में, जितना हिंदू सब वोट दिया बीजेपी को और बीजेपी आ गया और कल से मंदिर आने के बाद मंदिर खुल गया है। अब डेली पूजा होगा और सुबह से शाम तक सब आदमी हिंदू लोग आके यहाँ पर पूजा पाठ करेगा। पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जिससे हिंदुओं का कॉन्फिडेंस भी हाई है। मंदिर के सामने अतिक्रमण की वजह से स्थानीय दुकानदारों को भी काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि सरकार बनने के बाद बंगाल में भी यूपी मॉडल लागू होगा। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। ये तो हम लोग को पूरा भरोसा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, ये मंदिर भी खुलेगा, मंदिर का पीछे का जो अतिक्रमण है वो भी हटेगा, अच्छा ही अच्छा होगा। ये फुटपाथ जो है वो भी हटेगा, ये जो यहाँ का इंक्रोचमेंट है वो भी हटेगा। क्योंकि जिस हिसाब से बहुमत मिला है, आदमी का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ये एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगी। जिस बंगाल में पूरा चुनाव जय श्री राम वर्सेस जय बांग्ला के नैरेटिव पर लड़ा गया, उसी बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी की जीत पर सचिवालय नबान में भगवा रंग के गुलाल से सेलिब्रेशन मनाया। जय श्री राम के नारे लगाए। दादा की साइकिल भाई यही छविटा पठाबो। और अब एक बड़ी खबर पंजाब से, जहां 3 घंटे के अंदर 2 बड़े धमाके हुए हैं। पहला धमाका जालंधर में हुआ। जालंधर में बीएसएफ चौक के पास एक एक्टिवा स्कूटी में अचानक धमाका हो गया। धमाका होते ही स्कूटी में भीषण आग लग गई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने तक स्कूटी जलकर खाक हो गई थी। यह धमाका बीएसएफ मुख्यालय के ठीक सामने हुआ
और इसीलिए पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। तो इस स्कूटी के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर स्कूटी में धमाका कैसे हुआ। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। गनीमत ये रही कि इस मामले में कोई हताहत या गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर है पंजाब से, जहां 3 घंटे के अंदर 2 धमाके हुए। पहला धमाका जालंधर में हुआ। जालंधर में बीएसएफ चौक है, उसके पास एक एक्टिवा स्कूटी में अचानक धमाका हो गया। धमाके की वजह से स्कूटी में आग लग गई और इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्कूटी तब तक जलकर खाक हो गई थी। ये धमाका बीएसएफ मुख्यालय के ठीक सामने हुआ और इसीलिए पुलिस ने फ़ौरन जांच भी शुरू कर दी है। हर एंगल से जांच की जा रही है। स्कूटी के मालिक से पूछताछ हो रही है, आखिर स्कूटी में धमाका कैसे हुआ। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। गनीमत यह है कि इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ है या फिर कोई जख्मी भी नहीं हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब स्कूटी में अचानक धमाका हुआ और धमाका बड़ा ज़ोरदार दिखाई दे रहा है कि आखिर ऐसा स्कूटी में क्या था, किस वजह से ब्लास्ट हुआ है। अब फॉरेंसिक टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है और एक संदिग्ध से पूछताछ भी की जा रही है। जो स्कूटी के मालिक हैं उनसे भी सवाल जवाब हो रहे हैं कि आखिर इस धमाके के पीछे क्या वजह हो सकती है। इसके सबूत जुटाए जा रहे हैं। ਅੱਜ 8 ਵਜੇ BSF ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। देर शाम करीब 8-8:15 बजे के बीच जलंधर में एक एक्टिवा में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट होता है बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर। इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बीएसएफ हेडक्वार्टर पंजाब फ्रंटियर का ये मुख्यालय है और इसी के बाहर 8-8:15 बजे के आसपास इस जगह पर ये आप जला हुआ स्कूटर देख रहे हैं। ये इस स्कूटर के परखच्चे उड़ गए हैं। एक्टिवा ये स्कूटर बताया जा रहा है और इसी स्कूटर में एक डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट से जुड़ा हुआ था, वो डिलीवरी करने के लिए आता है और इसमें एक भयंकर ब्लास्ट हो जाता है। यह पूरा का पूरा जो सीन था, ये जो फुटेज थी वो सामने रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और ब्लास्ट जो था वो इतना जबरदस्त था कि 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज जो है वो सुनाई देती है और इस ब्लास्ट के बाद यहाँ पर जो स्कूटर है उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह सामने नहीं आया कि ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, इसके पीछे क्या आईईडी था या आरडीएक्स था। अभी तक इसमें जांच जो है वो की जा रही है। किस तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है अभी ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि इसकी हालत जो है इस समय आप स्कूटर की देख सकते हैं कि परखच्चे उड़ गए हैं। जहां वहां सामान जो है वो इस स्कूटर का बिखरा हुआ है। ये आप तस्वीरें देखेंगे तो ये तमाम जो यहाँ पर आपको ये सामान बिखरा हुआ है ये इसी स्कूटर का सामान है जो ब्लास्ट के बाद जो है इसमें आग लग गई और इसका जैसे ही ये ब्लास्ट होता है तो एक टायर जो है वो हवा के साथ उड़कर इस दिशा की ओर जाता है और ये सामने बिल्कुल बीएसएफ हेडक्वार्टर है और जो शख्स यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आया था उस समय अंदर पार्सल देने के लिए गया हुआ था। स्कूटर बाहर खड़ा था और तब ये अचानक इसमें ब्लास्ट हो जाता है। कि इसमें बड़ी भारी साजिश जो है हो सकती है क्योंकि बीएसएफ का गेट सामने है, हेडक्वार्टर है, तो यहाँ जो है कि इसके सामने जो है स्कूटी में बम से ब्लास्ट हुआ है। तो ब्लास्ट जो हुआ है उसमें आया कोई व्यक्ति जो है विस्फोटक चीज़ जो है वो कोई डिलीवरी देने जा रहा था कहीं या कहीं से मंतव से जा रहा था कभी वहाँ जो है ब्लास्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि अब शहरों में ब्लास्ट हो रहे हैं। अमृतसर में हुआ, बटाले में हुआ, जलंधर में मेरे निवास स्थान पे हुआ और यहाँ राजपुर में हुआ। तो ये जो है कि उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं। जो पुलिस का एक डेटरेंट इफेक्ट होता है, एक खौफ होता है कि जो शरारती तत्व है वो हौसला ना कर पाएँ, तो उसे इतनी जुर्त ना कर पाएँ, पुलिस का इतना खौफ होना चाहिए, वो खौफ चला जा चुका है।
पंजाब में एक रात में 2 जगहों पर धमाके हुए हैं। जालंधर के बाद अमृतसर में भी धमाका हुआ है। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक खासा इलाके में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ही मंगलवार की रात 10:50 पर जोरदार धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ये पता चला है कि बाइक पर सवार 2 नकाबपोशों ने विस्फोटक को हवा में उछालते हुए बीएसएफ हेडक्वार्टर की तरफ फेंका। दीवार के साथ लगते ही ये जोरदार धमाका हुआ। धमाके से 4 दीवारी पर आर्मी के एरिया को कवर करने के लिए लगाई गई 3 शेड भी ढह गई। गेट नंबर 6 और 7 के बीच की दीवार को भी नुकसान हुआ है। धमाके की आवाज सुनते ही आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस मौके पर पहुंचे। शक यहां पे यह है कि हमला ग्रेनेड से किया गया है। सपास के इलाकों में और सर्च ऑपरेशन भी आसपास के इलाकों में अब शुरू कर दिया गया है। पंजाब में पिछले 18 महीनों में करीब 16 थानों पर भी ग्रेनेड हमले हो चुके हैं। अराउंड 10:30 11 o'clock के आसपास इन्फॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया है, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए हैं। सर, अब यहाँ पर पहुँचे आपने क्या वेरीफाई किया? FSL टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी है, चेकिंग चल रहा है। कितने ब्लास्ट हुए? कहते 3 ब्लास्ट हुए। अभी चेक कर रहे हैं विल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल टेल यू। आर्मी कैंप है ये आर्मी कैंप है। सर, आपको एक मिला है यहाँ पर 2 की तरफ? चेक कर रहे हैं जी अभी। थैंक यू बस। बड़ा धमाका था, कितना नुकसान का नुकसान, क्योंकि वहाँ पर कुछ वो जो शेड है वो भी टूटे हुए हैं सर, ये भी देखने को मिल रहा है, कुछ शेड भी टूटे हुए हैं वहाँ पे। भाई साहब चेक कर रहे हैं, आपको प्रॉपर कल सुबह दे देंगे। ठीक सर, जैसे पहले जलंधर ब्लास्ट हुआ था उसको उसी के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है, इसको भी जो अभी कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑन, एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, विल चेक एंड टेल यू टुमारो। इंजरीज कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कोई सीसीटीवी सामने आया, कोई इस तरह की चेकिंग चल रहा है। हुआ सर बम ब्लास्ट ही है, वो भी चेक ही कर रहे हैं क्या ब्लास्ट हुआ, इन्फॉर्मेशन आया ब्लास्ट का एंड अभी एफएसएल टीम इज ऑन द जॉब, चेक करके बताएंगे आप। नो इश्यूज। बंगाल में बीजेपी की विजय के बाद राज्य में अब नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। बंगाल में नए सीएम का शपथ ग्रहण 9 मई को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन हो सकता है। इससे पहले 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें पार्टी के सभी विधायक नेता चुनाव करेंगे और पार्टी ने इसके लिए 2 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल ऑब्जर्वर और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी को ऑब्जर्वर बना दिया गया है। सूत्रों की माने तो विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि बंगाल सीएम की रेस में उनका नाम अब तक सबसे आगे चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी है, तो वहीं बंगाल में हार के बाद भी ममता बनर्जी के तेवर शांत होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से भी साफ इनकार कर दिया है। बंगाल में नए सीएम के नाम का काउंटडाउन। शाह जाएंगे बंगाल, सीएम के नाम का होगा ऐलान। ऐतिहासिक जीत के बाद अब ग्रैंड शपथ की तैयारी चल रही है। बीजेपी इसे कितनी अहमियत दे रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विधायक दल की बैठक के लिए खुद अमित शाह कोलकाता आ रहे हैं। विधायक दल की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह, सेंट्रल ऑब्जर्वर और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत 9 मई को हो सकती है। इसी दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। 9 मई को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। इसे बंगाल के सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक बदलाव दोनों के संगम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। बीजेपी ममता के रवैये से बेपरवाह होकर शपथ की तैयारियों में जुट गई है। अब भी शपथ ग्रहण का तैयारी कुछ नहीं हुआ, तैयारी होने जा रहा है, समय लगेगा। आप एक बाइट दी थी कि 9 तारीख को होगा, 9 तारीख को हो रहा है। हमने कभी ऐसा, हमने यही बोला, स्पष्ट कर देता हूँ, जे 9 तारीख को भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का आविर्भाव दिवस है, 25 वैशाख है। बंगाल की घराना में, हमारा संस्कृति में, हमारा समाज में इसका बड़ा महत्व है। वो एक शुभ दिन है, लेकिन उसमें तैयार नहीं हुआ। वो तो आला कमांड जो है वो तैयार करेंगे, हम कौन है।
9 मई की तारीख इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि खुद पीएम मोदी ने बंगाल विजय के बाद अपने भाषण में इसके संकेत दिए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार गुरुदेव की जयंती ज्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी। इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। 25 बैशाख 9 मई का दिन दूर नहीं है। हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था। एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल बीजेपी के विधायक दल की बैठक 8 मई को कोलकाता में बुलाई गई है। इस मीटिंग में विधायक दल के नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाती है, लेकिन बंगाल में टीएमसी के भय के खिलाफ शुभेंदु पर भरोसा तय है। जायंट किलर शुभेंदु अधिकारी 2021 और 2026 दोनों चुनाव में ममता बनर्जी को सीधी फाइट में हराकर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 2021 में और भवानीपुर में 2026 में लगातार दूसरी बार मौजूदा मुख्यमंत्री को हराने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वो शख्स होगा जो बंगाल में जन्मा और पला बढ़ा हो, जिसने बांग्ला माध्यम से शिक्षा हासिल की हो। दिलचस्प बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी उन सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं जिनका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए किया था। अपनी राजनीतिक सक्रियता और आक्रामक तेवरों के कारण पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आंखों का तारा बने शुभेंदु अब मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। शुभेंदु को साल 2020 तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंबर 2 माना जाता था, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने उनको धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया। उसके बाद 2021 के चुनाव से ठीक पहले शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में शामिल होने के करीब 4 महीने के अंदर हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को 3 से 77 सीटों तक पहुंचा दिया। बंगाल में बीजेपी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। पार्टी इस प्रचंड जीत को पूरे बंगाल में उत्सव के तौर पर मनाने जा रही है। खुशी की बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। जो हमारे संस्थापक थे, उनके मिट्टी में, उनके घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल अब विकास के एक नए रास्ते पे आगे बढ़ेगी। वहां डबल इंजन का सरकार होगा और दिल्ली की सरकार का पूरा समर्थन कलकत्ता की सरकार को होगा। और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, वह शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत ही ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, भगवामय होगा और उस दिन संपूर्ण पश्चिम बंगाल कलकत्ता की सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। वहीं बंगाल में करारी हार के बावजूद ममता बनर्जी के तेवर कम होते नहीं दिख रहे। ममता ने साफ कर दिया कि उनका रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। वो अब सड़क पर उतरेंगी, संघर्ष करेंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल के जनादेश को सीधे नकार दिया है। ममता ने कहा कि वो इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाएंगी क्योंकि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से बंगाल के जनादेश पर डाका डाला है। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election.
ममता बनर्जी ने बंगाल के जनादेश को नकार कर और सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने के ऐलान से बंगाल में नया सियासी रण खोल दिया है। हालांकि नई सरकार के गठन के साथ ही ममता का इस्तीफा देना या न देना कोई मायने नहीं रखता। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार को भी जाना पड़ता है। संविधान के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करते ही ममता बनर्जी को पद छोड़ना होगा। अगर ममता इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देंगे। 15 साल सत्ता भोगी ऐसी पश्चिम बंगाल की ममता दीदी इस प्रकार का ट्वीट करती है, बयानबाजी करती है। क्या हमारा संविधान ये इनको अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान यही कहता है अगर कोई नेता अपने पद से हटने को यानी चीफ मिनिस्टर पद से हटने को इनकार करता है तो गवर्नर उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, गवर्नर उनको डिसमिस कर सकते हैं और जो चुनाव में जो बहुमत से पार्टी आई यानी भाजपा का नेता को पार्टी चुनाव लीडर के लिए वो निमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव हारने के बाद इस प्रकार की दीदी की मानसिक स्थिति होती है। दीदी ने ऐसा कहना बहुत गलत है, हमारे संविधान के खिलाफ बात कर रही है। अगर दीदी को यह कहना है, अगर उनको चुनाव से कोई इतराजी है तो उसको चुनाव को आप चुनौती दे सकते हैं। आप बाकायदा हमारे कानून के आधार पर आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। जाहिर है बंगाल में जिस तरह बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है उसे ममता बनर्जी के लिए पचा पाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह के बयान देकर माहौल बनाने की कोशिश में लगी हैं। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को वापस लेने का फैसला किया है। सूत्र बता रहे हैं कि आज सुबह 6:30 बजे तक सभी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वापस लेने का आदेश दिया गया है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जा रही थी। मंगलवार को इस बारे में एक रिव्यू मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि Z+ सिक्योरिटी के बाहर की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी। ममता बनर्जी के घर जाने वाली सड़क पर हरीश चैटर्जी स्ट्रीट बैरिकेड के साथ साथ कालीघाट इलाके में अभिषेक बनर्जी का घर और कैमक स्ट्रीट ऑफिस के सामने से सिक्योरिटी वापस लेने की बात भी कही गई है। असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और यहां एक बार फिर से हिमंता बिस्वा सरकार का जादू चला है। असम में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला। 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा में एनडीए को 102 सीट मिली। तो वही हिमंता बिस्वा शर्मा की फिर से चीफ मिनिस्टर होने की बात कही गई है। जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गुवाहाटी जाएंगे। विधायक दल की मीटिंग होगी और हिमंता को विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। असम में बीजेपी की प्रचंड जीत के हीरो खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रहे, जिनकी रणनीति से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई। हिमंता बिस्वा शर्मा से इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा ने खास बातचीत की। सर, पूरे चुनाव प्रचार में हमने देखा कि आपने लगातार आंकड़े बताए और सीटें उतनी ही आई। ये कैसे सटीक आकलन 101 या 100 का? अब देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 94 सीट में लीड मिले थे, तो 94 तो हमारा बेस था ही। उनका साथ हमें 8 को इजाफा किया। हमारा मालूम थे कि ये 8 सीट हम लोग जीतूंगा और लोकसभा वाला में जो हम लोग लीड लिए थे उसमें हारने वाला हमारा सीट नहीं है। सो इसीलिए बहुत अखाड़ा जो अंक हमने निकाला था, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं था, ये बहुत सिंपल था। सर, कांग्रेस ने जहां सीट हासिल की है वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट है। 19 में से 18 मुस्लिम विधायक उनके जीते हैं। आप कहते भी रहे हैं कि कांग्रेस मियाँ मुसलमानों की पार्टी बन गई है। इस जीत को आपकी तो जीत हुई है, वो जो 19 विधायक जीते उनमें से एक ही हिंदू है, उनको आप कैसे देखते हैं क्या और चीज़ों को लेकर? हमेशा से 2016 से ही कांग्रेस एक
प्रकार से बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का पार्टी बन चुके थे, लेकिन वो समय डिलिमिटेशन नहीं था, तो मुसलमान सीट से ही, बांग्लादेशी मुसलमान बहुल सीट से ही शेड्यूल ट्राइब का कुछ हिंदू सहरा जीतते थे। इस बार डिलिमिटेशन का बाद रिजर्वेशन का फॉर्मूला चेंज हुए, रिजर्वेशन हट गया और वो सीटों में बांग्लादेशी मुसलमान जो एक कम्युनिटी है उनसे विधायक जीत के आया। लेकिन असम में कांग्रेस का आइडेंटिटी ही मोर और लेस एक बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान लोगों का एक पार्टी है। ऐसा ही आइडेंटिटी वो लोग 2016 से बना के रखा है। लेकिन सवाल यह है कि 35 के करीब % यहाँ मुसलमान हैं और आप लगातार प्रचार में कहते रहे कि मियाँ मुसलमानों का वोट तो हमें चाहिए ही नहीं। क्या ये असम की ही राजनीति में आप एक रणनीति है बीजेपी की या देश भर में? देखिए, देश भर में 35% मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान नहीं है। देश का मुसलमानों का साथ आपका ट्रीटमेंट और बांग्लादेश से इलीगली आए हुए मुसलमानों का साथ उनका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इसीलिए असम का जो केस है अब बंगाल में उसका रिप्लिकेशन मिलेगा और शायद शुभेंदु अधिकारी का स्पीच और मेरा स्पीच में अब बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन वंस यू क्रॉस बंगाल बाउंड्री सिचुएशन अलग हो जाते हैं। क्या उनको डरना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव से पहले भी आपकी कार्रवाई हो रही थी? डरने का बात नहीं है। हम लोग का 3 सारे एजेंडा है कि आपने पॉलीगेमी बंद करो, बाल विवाह को बंद करो, भारत माता की जय बोलना शुरू करो। हम कोई 1 करोड़ लोगों का साथ झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ, हम उनको पे एक प्रकार से एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी भारत माता का जय में लग जाइए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से 22 सीटों पे सिमट गए मुसलमान और आप लोग जीत गए। मतलब उनका मन में और कितना सीट देना था मुसलमानों का? वो लोग तो खुश है मुसलमान लोग कि हमें 22 सीट मिले। और असम में मान ही नहीं, कह रहे चोरी की है। केरला में क्या हुआ? अगर वो बोलते हैं हम लोग चोरी किया बंगाल और असम में, तो मैं बोलूंगा आप केरला में चोरी किया। ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, डिसमिस कर देगा सब गवर्नर। ये थोड़े हो सकता है, वो इस्तीफा नहीं देगा। गवर्नर साहब विल मेक ए ऑर्डर कि आई हियर बाय डिसमिस ममता बनर्जी। क्या आखिरी सवाल है आपसे, आपने जवाब कल से दे ही रहे हैं पवन खेड़ा को लेकर, ये चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा? नहीं, ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा, बिकॉज हमें देखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए थे, क्यों लाए थे। नहीं तो बार बार चुनाव का पहले, मान लीजिए आगे यूपी में चुनाव है, अगर जोगी जी का खिलाफ ऐसा ही कागज लेके आते हैं, कांग्रेस का ये जो टूल किट है इसको हमें देखना है कि ये पवन खेड़ा तक ही सीमित है कि ये साजिश गहरा थे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय चंद्रशेखर आज गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। कल उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। हालांकि आज वो खुद लोक भवन जाएंगे और विधायकों के दस्तखत वाला लेटर पार्टी का कोई प्रतिनिधि जाएगा, ये अभी तय नहीं है। टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर कब्जा किया है और 234 मेंबर वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए उन्हें 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु कांग्रेस की पीएसी की बैठक में टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया गया है। उससे पहले टीवीके विधायक दल की बैठक के बाद कोर टीम की मीटिंग में फैसला किया गया कि समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और पीएमके के साथ बातचीत की जाएगी। आज इन पार्टियों के नेताओं के साथ टीवीके नेताओं की 1-to-1 मीटिंग भी हो सकती है। पीएमके के पास 4 सीटें हैं, जबकि दोनों लेफ्ट पार्टियों के पास 2-2 सीटें हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विजय ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है और पार्टी हाईकमान ने स्टेट यूनिट से राज्य के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये फैसला लेने के लिए कहा है। प्रेसिडेंट ऑफ टीवीके, TD Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu. INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government committed to protecting the constitution in letter and spirit. The INC is determined not to have the BJP and the proxies run the government of Tamil Nadu in any matter. The Congress leadership has directed the TNCC to take a final decision
on Thiru Vijay's request, keeping in view the sentiments of the state reflected in the electoral verdict. और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पुलिस ने एक महिला डॉक्टर से रेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी अल्टीमेट फिटनेस जिम के मालिक और ट्रेनर हैं। आरोपियों का नाम अकरम बैग और आलम बैग है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी अकरम खान महिला को प्री वर्कआउट ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था और उसका वीडियो सीसीटीवी के जरिए रिकॉर्ड कर लेता था। बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए उसने और उसके भाई ने ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। हाल ही में आरोपी ने 10 लाख और फिर 50 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी थी और परिवार को जान से मारने की भी धमकी देते थे। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपी माफी मांगने भी लगे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कभी। द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा 2 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली में ही सिविल लाइन स्थित अल्टीमेट फिटनेस क्लब नाम की जिम ज्वाइन किया गया था। उस जिम में अकरम बेग और उसका भाई आलम बेग, यह दोनों ओनर तथा ट्रेनर थे। इनके द्वारा इस जिम का संचालन किया जाता था। इन्होंने इस महिला को तेज़ी से वजन घटाने के नाम पर प्री वर्कआउट ड्रिंक देना ऑफर किया तथा उसे बनाकर उसमें कोई नशीला ड्रग मिलाकर इन्हें उसका सेवन कराते थे तथा नशे की हालत में जिम में ही बने एक प्राइवेट कमरे में इनके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करने के उपरांत उस सीसीटीवी फुटेज में उसे रिकॉर्ड कर उसे अपने पास संग्रहित कर लिया। इस महिला को जब इस विषय में जानकारी हुई तो इन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। तब इन्होंने इस महिला, इनके पति, इनके बच्चों का पीछा करना शुरू कर दिया तथा उसकी पूरी फ़ोटो वगैरह खींचकर यह उनको धमकाते थे तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देकर इस महिला से लगातार नगद अवैध वसूली करता रहा। जब इस महिला ने और रुपए देने से मना कर दिया तो इस व्यक्ति ने यह सारी अश्लील फ़ोटो वीडियो एक पेनड्राइव में संग्रहित कर ली तथा इन्हें भी इनके व्हाट्सएप पर मैसेज कर यह धमकी दी कि अगर वह उसे पहले 10 लाख और फिर बाद में 50 लाख नहीं देती हैं तो वह उनकी यह सारी अश्लील फ़ोटो वीडियो भी वायरल कर देगा तथा उनके परिवार को भी जान से मार देगा।